हेलो बच्चों, मैं प्रवीण दुबे हमेशा की तरह सरदाना इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से बेटा आपका स्वागत करता हूं। देखिए बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम 2017 के एसआई के पेपरों का सॉल्यूशन कर रहे हैं। एक पेपर का सॉल्यूशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं और ये हमारा दूसरा पेपर है जिसके हम 12 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। आपके जो भी आगामी एग्जाम है, चाहे वो कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो, चाहे एसआई का एग्ज़ाम हो, या फिर आपका जैसे लेबर इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम होने वाला है अभी, तो इन सभी एग्जामों में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी प्रीवियस ईयर के पेपर के माध्यम से। ठीक है, तो अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे तो उनको जरूर देखें। ठीक, अब हम बात करने हैं कि आज हम क्या करेंगे। आज हम 13वें से लेकर 24वें तक के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि जो पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं ये पेपर कब का है आपका, तो ये 27 अक्टूबर 2017 के मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है और इसमें टोटल 24 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, 12 क्वेश्चनों का हम सॉल्यूशन कर चुके हैं। अब आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए हम शुरुआत करते हैं बच्चों के इससे क्वेश्चन नंबर 13 से। ठीक है, चलिए तो देखिए बेटा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं कि क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 13 आप देखिए, यहाँ पर दिया है एक व्यक्ति 2000 रुपये 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश करता है। 3 वर्ष बाद उसे कुल कितना धन मिलेगा। तो देखिए, कुल धन की अगर बात की गई है तो यानी कि आपसे क्या पूछा है, आपसे मिश्र धन पूछा है। मिश्र धन क्या होता है, तो आप कहेंगे सर मूलधन प्लस ब्याज, यानी कि मूलधन और ब्याज का जो योग होता है वो मिश्रधन कहलाता है। यानी कि आपको निकालना क्या है, अमाउंट। तो अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब यहाँ पर बात हो रही है कि कौन से इंटरेस्ट की भाई, 3 साल के, 3 साल का भी, वो भी कौन सा, चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि सीआई की बात हो रही है। तो 3 साल का अगर बेटा आपको सीआई निकालना हो तो सबसे पहले आपको एक रेशियो याद करना पड़ेगा 3 साल के सीआई निकालने का। तो वो देखिए रेशियो क्या होता है, जब आपको 3 साल का सीआई निकालना हो, 3 साल का सीआई का रेशियो क्या होता है, तो आप कहेंगे 3:3:1, यानी कि 3 साल के सीआई का जो अनुपात होता है वो आपका होता है 3:3:1 का अनुपात होता है। तो 3 साल के सीआई को हम इस अनुपात के माध्यम से निकालेंगे। अब इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, अब आपको वो चीज़ समझनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि दिया क्या क्या है हमें। तो देखिए, दिया है यहाँ पर आपको मूलधन। मूलधन को बेटा हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल पी आपको कितना दिया, तो आप कहेंगे सर 2000 रुपये दिया। फिर अगर हम आपसे बात करें कि दर कितनी दी, तो दर जिसको हम किससे, आर से डिनोट करते हैं, वो कितनी दी है, तो 5% वार्षिक। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है पेपर में कि वार्षिक दी है, अर्धवार्षिक दी है, कितने मासिक दी है। ठीक है, अगर आपके पास दरें अलग हैं तो उनको फिर आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये वार्षिक दी है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम चाहे साधारण ब्याज पढ़ रहे हो चाहे चक्रवृद्धि ब्याज, वहाँ हम ब्याज की जो गणना करते हैं वो वार्षिक रूप पर ही करते हैं। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर दर आपको 5% दी। अगर हम बात करें समय की, तो कितने समय बाद आपको बताना है, तो समय यानी कि टी की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे सर 3 साल। टी की वैल्यू कितनी दी है, 3 साल। ये तो हमें गिवन है। हमें निकालना क्या है बेटा, तो हमें निकालना है मिश्रधन। हमें क्या निकालना है, मिश्रधन यानी कि अमाउंट। ये हमें ज्ञात करनी है। अब किस तरीके से हम 3 साल के अनुपात का इस्तेमाल करेंगे, अब आपको इसको समझना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले साल अगर हम ब्याज की बात करें कि पहले साल का बेटा ब्याज कितना होगा, तो आप कहेंगे सर पहले साल का जो ब्याज होगा 2000 का 5% होगा, क्योंकि मूलधन पर ब्याज मिलेगा पहले साल। तो पहले साल का 2000 का 5% यानी कि 0 से 2% से 2 जीरो कट जाते हैं। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है। तो परसेंट से 2 जीरो कैंसिल हो गए। ठीक, तो ये हो गया 5 दूनी 10 यानी कि 100। तो आपने देखा कि 2000 का ब्याज कितना आया, 100 रुपये। अब चूंकि चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे हैं तो आपको ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। तो अब आपको क्या करना है, 100 रुपये का 5% निकालना है। तो 100 रुपये का 5%, तो आपको पता है परसेंट से 2 जीरो कैंसिल, तो कितना आ गया बेटा, 5 आ गया। फिर थर्ड केस में आपको क्या करना है बेटा, थर्ड 3 बार क्यों करना है, क्योंकि यहाँ 3 साल की बात कर रहे हैं, इसलिए 3 बार ये प्रोसेस दोहरानी है। ठीक है, अब हम करेंगे 5, जो ब्याज आ गया इसका भी ब्याज, यानी कि इसका भी 5%, तो 5 25 हो जाएगा, यानी कि 0.25 ये ब्याज हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से इस्तेमाल होगा आपके 3:1 के अनुपात का। कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो देखिए यहाँ पर 3 साल का जो सीआई होता है वो 3:3:1 के अनुपात में हम निकालते हैं। तो जो हमारा मूलधन का ब्याज था उसको आपको 3 से मल्टीप्लाई करना था, जो इस ब्याज का ब्याज था उसको भी आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है, और जो ब्याज का ब्याज है उसको आपको 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर ये 300 हो गया, ये आपका 15 हो गया, और ये आपका 0.25 हो गया। इन सबको यदि आप ऐड कर देंगे तो ये आपको 3 साल का क्या मिल जाएगा बेटा, सीआई मिल जाएगा। ये 3 साल का क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा।
ऐड करते हैं तो 315 दशमलव कितना हो जाएगा 25, 315.25, ये 3 साल का आपका CI आ गया। अब हमें निकालना क्या है अमाउंट, तो हम जानते हैं अमाउंट यानी कि मिश्र धन प्रिंसिपल प्लस क्या होती है इंटरेस्ट। तो अगर हम बात करें प्रिंसिपल कितना है तो आप कहेंगे सर 2000, इंटरेस्ट कितना है 3 साल का तो 315.25, तो फाइनली जब आप इसको ऐड करेंगे तो 2315 दशमलव कितना हो जाएगा 25, यानी कि ये आपको राशि मिलेगी। क्वेश्चन में बोले कुल कितना धन मिलेगा तो 2315.25। किस ऑप्शन में दिया बेटा आपको, तो ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा बेटा, इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा। आई होप बात आपको समझ में आ गई किस तरीके से क्वेश्चन बनाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कह रहा है कि आपको A अनुपात B बराबर दिया है और A अनुपात C बराबर आपको दिया है। ठीक है, आपको A अनुपात B अनुपात C पूछा है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को यदि आपने नहीं पढ़ा है और आपको ये नहीं आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं आते हैं तो जो हमारे स्टडी अड्डा का ऑफिशियल ऐप है आप उस पर जाएं, वहाँ पर किस तरीके से हम रेशियोज़ को सॉल्व करते हैं, कितने प्रकार होते हैं और उन प्रकारों को कैसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, एक एक चीज़ डीपली पढ़ाई गई है। तो वहाँ से आप अपना रेशियो या अदर जो टॉपिक हैं आपके उनको आप बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, स्टडी अड्डा ध्यान रखें, स्टडी अड्डा ऐप है उसको आप डाउनलोड कर लें। तो अब हम बात करें कि 14 क्वेश्चन में हमें दिया क्या है। तो देखिए यहाँ पर दिया है A अनुपात B बराबर 2:1 और A अनुपात C बराबर आपको दिया है 1:3। देखिए जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है और आपसे पूछा क्या जाता है कि आपको A अनुपात B अनुपात C ये आपको बताना है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले बात ये होती है कि आपको पहला अनुपात क्या दिया है A अनुपात B, वो कितना दिया 2:1, यानी कि इस वाले अनुपात में भी A है और इसमें भी अनुपात में A है। दोनों में क्या कॉमन है, तो सबसे पहले आपको ये देखना है दोनों में A कॉमन है। अब आपको ये देखना है कि A की वैल्यू जो है वो दोनों जगह समान है कि नहीं है। तो देखिए A की वैल्यू की अगर हम यहाँ बात करें तो ये 2 है और यहाँ बात करें तो 1 है। तो एक ही क्वेश्चन में एक ही चीज़ की अलग अलग वैल्यू कैसे हो सकती है, A के 2 अलग अलग मान कैसे हो सकते हैं। तो इसको समान करना है, तो समान करने के लिए बेटा आप यहाँ क्या कर दीजिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे ही बेटा आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो देखिए पहला अनुपात तो हमारा क्या था A अनुपात B बराबर, ये आपका 2:1 ही है। जैसे ही आपने इसमें मल्टीप्लाई किया तो A अनुपात C कितना हो गया आपका 2:6 हो गया। अब आप देखिए जो कॉमन टर्म था उसकी वैल्यू देखिए, यहाँ A की वैल्यू 2 और यहाँ A की वैल्यू 2, समान हो गई कि नहीं। जब A की वैल्यू समान होगी तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल वैल्यूज रखनी है हर एक की। जैसे हम बोलें कि A की वैल्यू यहाँ कितनी, तो आप कहेंगे सर A अनुपात B अनुपात C, बहुत ईजी हो गया निकालना। A की वैल्यू 2 अनुपात B की वैल्यू कितनी, तो आप कहेंगे सर B की वैल्यू 1 अनुपात, और अगर आपसे पूछा जाए C की वैल्यू कितनी तो आप कहेंगे सर 6, तो C की वैल्यू कितनी हो गई 6। तो इस प्रकार ये जो हमारा आंसर आया वो कितना आया 2:1:6, यही हमारा बेटा आंसर है। किस ऑप्शन में अगर दिया है आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे सर ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी जो है बेटा आपका आंसर हो जाएगा 2:1:6। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 14। बढ़ते हैं 15वें क्वेश्चन की तरफ बेटा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर बात करें कि एक मेज को 400 रुपये में बेचने के बजाय 350 रुपये में बेचने पर प्रतिशत हानि 5% बढ़ जाती है, तो मेज का लागत मूल्य आपको बताना है कि क्रय मूल्य कितना है। क्वेश्चन को समझिए, आपको दिया क्या है, आपको विक्रय मूल्य दिया है दोनों जगह। पहला विक्रय मूल्य दिया है, अगर हम बात करें तो बोले पहले कितने में बेच रहे थे, पहले बेच रहे थे मेज को 400 रुपये में, ठीक। अब कितने में बेच रहे हैं, अब 400 की जगह विक्रय मूल्य कितना कर दिया हमने, तो अब विक्रय मूल्य कर दिया हमने कितना 350 कर दिया। तो अब जो हानि प्रतिशत है वो कितनी बढ़ जाती है, 5% बढ़ जाती है। तो जो हमारा हानि का प्रतिशत है बेटा, हानि का जो परसेंटेज है वो कितना बढ़ जाता है, 5% बढ़ जाता है। इस चीज़ को समझना है बात आपको। क्वेश्चन बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है इसमें। देखिए अगर कोई चीज़ आप 400 रुपये में पहले बेच रहे थे तो पहले भी आपको कुछ ना कुछ हानि हो रही थी, वो हमें नहीं पता ना हमें उसको जानने की ज़रूरत है। अब आप केवल इतना समझिए कि अगर किसी चीज़ को आप 400 की जगह 350 रुपये में बेच रहे हैं तो हानि प्रतिशत कितना बढ़ गया, 5% बढ़ गया। हानि और लाभ दोनों चीज़ों की गणना किस पर की जाती है, तो आप कहेंगे क्रय मूल्य पर की जाती है। मतलब जो पहले क्रय मूल्य पर हानि हो रही थी, जितने % की हानि हो रही थी उससे 5% और बढ़ गई,
क्यों बढ़ गई? क्योंकि जो पहले क्रय मूल्य था उससे आप पहले 400 मतलब कुछ कम में बेच रहे थे, अब उससे और 50 रुपये कम में बेच रहे हो। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि आपने विक्रय मूल्य में कितने की कमी की? तो आप कहेंगे सर 50 रुपये की कमी की। आपने विक्रय मूल्य में 50 रुपये की कमी की तो हानि प्रतिशत कितना बढ़ गया? 5%। यानी कि क्रय मूल्य का 5% हानि और बढ़ गई, क्योंकि हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत दोनों क्रय मूल्य पर होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि 50 रुपये कम होने पर 5% की हानि बढ़ गई। तो हम कह सकते हैं कि क्रय मूल्य का जो 5% है वो किसके बराबर है? 50 के बराबर है। तो यानी कि क्रय मूल्य का अगर 5% 50 के बराबर है तो क्रय मूल्य अपने आप में कैसा होगा? तो आप कहेंगे 100%। इसको 100 बनाने के लिए बेटा किससे मल्टीप्लाई करते हैं? तो आप कहिए दोनों तरफ 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? 100%। तो ये 100% क्या चीज़ है बेटा? तो आप कहेंगे सर ये क्रय मूल्य है। ये क्या है? क्रय मूल्य। क्योंकि क्रय मूल्य का 5% ही तो बढ़ रहा है, हानि बढ़ रही है, यानी कि क्रय मूल्य का हानि और लाभ दोनों किस पे होते हैं? क्रय मूल्य पर। तो 50 रुपये कम करने पर 5% की हानि बढ़ रही, मतलब क्रय मूल्य का 5% और कम हो गया। कितना कम हो गया? बढ़ गया, मतलब हानि कम होने का मतलब वो चीज़ बढ़ गई। तो क्रय मूल्य का 5% 50 के बराबर है, तो 100% किसके बराबर? 5 दूनी 10 और 2 जीरो लगा दीजिए, 1000 रुपये के बराबर। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 1000 रुपये। मतलब उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? तो आप कहेंगे सर 1000 रुपये। किस ऑप्शन में दिया है बेटा आपको? तो ऑप्शन डी में दिया है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका आंसर? आई होप बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? तो वही कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो चीनी की खपत को कितना प्रतिशत कम करना होगा ताकि चीनी पर खर्च अपरिवर्तित रहे? तो सबसे पहले तो आप ये चीज़ समझ लें कि खर्च बनता कैसे है। देखिए अगर हम खर्च की बात करें कि खर्च कैसे बनता है, तो आप कहेंगे सर जो खर्च है, खर्च बनता है, खर्च बराबर होता है खपत इंटू मूल्य, खपत इंटू मूल्य। यानी कि खपत और मूल्य के गुणनफल से खर्च बनता है। जब दो चीज़ों के गुणनफल से एक तीसरी चीज़ का निर्माण होना बेटा, तो ये ध्यान रखना उस टाइप के क्वेश्चनों को आप कैसे करोगे। जैसे अगर हम बोले कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, अगर हम बोलें कि आयत का क्षेत्रफल, यानी कि अगर हम आयत के क्षेत्रफल की बात करें तो आप कहेंगे सर लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो देखिए दो चीज़ों के गुणनफल से क्या बन रही है? तीसरी चीज़, मतलब क्षेत्रफल बन रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आपके पास आए ना, और वो जिस चीज़ का निर्माण हो रहा है उसको अपरिवर्तित रखना चाह रहे हैं, मतलब जिस चीज़ का निर्माण का मतलब कैसा कि चीनी के मूल्य में 20% की आपने कमी कर दी, तो मूल्य 20% कम हो गया। तो बोल रहे हैं तो खपत, चीनी की खपत को कितना प्रतिशत बढ़ाएं, कितना प्रतिशत कम करना। अच्छा यहाँ वृद्धि हो गई, चीनी के मूल्य में अगर 20% की वृद्धि हो गई, मतलब आप खपत इतना करते थे, मूल्य इतना था, अब चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो गई, तो बोले खपत को कितना प्रतिशत कम करें ताकि आपका खर्चा परिवर्तित रहे। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको 100 रुपये की चीनी हर महीने लानी है, ठीक है, 100 रुपये की चीनी हर महीने लानी है। अब 100 रुपये की चीनी आप हर महीने लाते हैं, मान के चलिए 10 किलो लाते हैं, तो 10 रुपये किलो चीनी हुई। अब उसकी कीमत अगर 20% बढ़ गई, मतलब 12 रुपये किलो हो गई, तो आपको लेना 100 रुपये की है। अब 100 की लेंगे तो कितनी आएगी? 12 × 96, मतलब 8 दशमलव कुछ किलोग्राम आएगी। तो आपने उसकी खपत में कमी कर दी कि नहीं? क्योंकि आपका जो चीनी पर खर्च है वो फिक्स कर रखा है कि इससे ज़्यादा हमें खर्चा नहीं करना है। तो जब दो चीज़ों के मल्टीप्लिकेशन से तीसरी चीज़ का निर्माण होना बेटा, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप देखिए कैसे सॉल्व करेंगे और कितने आसानी से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी समझ में आ गई मैं कि खपत इंटू मूल्य बराबर खर्च होता है। अब इन्होंने बोला कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, तो हमने बेटा यहाँ लिख लिया कि मूल्य कितना है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई। अब बोल रहा है कि खपत में कितने प्रतिशत की, क्वेश्चन मार्क प्रतिशत की कमी करें ताकि खर्च कैसा रहे, खर्च कैसा रहे बेटा? अपरिवर्तित रहे, अपरिवर्तित रहे। खर्च को अपरिवर्तित आपको रखना है। तो कैसे सॉल्व होगा? बिल्कुल सिंपल तरीका देखिए, 20% को आप लिखेंगे सबसे पहले क्या? 20% को लिखेंगे आप 1/5। तो आप कहेंगे कि चीनी का मूल्य पहले कितना था बेटा? तो आप कहेंगे सर 5 था, यानी कि पहले केस में मूल्य कितना था? 5 था। अब क्या हो गया? बढ़ गया मतलब 1 प्लस हो गया, क्योंकि 1 जो है वो 5 का 20% होता है, तो 1 प्लस हो गया। तो आप खर्चा कितना, मूल्य कितना बढ़ गया? 6 हो गया। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, इस 6 को ही वापस से 5 करना है।
6 को ही वापस से 5 करना है तो कितने की कमी करनी होगी बेटा आपको? 1 की कमी करनी होगी। अब 1 की कमी करनी है, किस में करनी है? 6 में। तो 1 6 का कितना प्रतिशत है? आप देखिए 1 6 का कितना प्रतिशत है तो आपको निकालना है। तो ये आ जाएगी कमी। कमी प्रतिशत किस में? खपत में। खपत का कमी प्रतिशत आ जाएगा बेटा ये। तो अब आप देखिए 2 से 3 बार, 2 से 50 बार, तो ये आपका हो जाएगा 50/3, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं 16.66%। ये आपका आंसर हो जाएगा। मतलब आपको उसकी खपत में 16.66% की कमी करनी होगी। किस ऑप्शन में दिया है बेटा आपको? तो ऑप्शन ए में दिया है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा बेटा? आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल है, बात समझ में आ गई किस तरीके से करना है। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं बेटा, आप इसको 100 से भी कर सकते हैं कि मान के चलिए पहले मूल्य जो था 100 था, बढ़ गया तो कितना हो गया? तो आप कहेंगे सर 120 हो गया, 20% बढ़ गया ना, तो कितना हो गया? 120। तो 120 को वापस से 100 बना दीजिए। 120 को वापस से 100 बनाओगे तो कितने की कमी करनी है? 120 में 20 की। कितने करनी है? 120 में इंटू क्या कर दीजिए? 100। देखिए 2 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से ये 6 बार कैंसिल। देखिए वही आया 100/6। 100/6 मतलब 16.66% की आपको क्या करनी पड़ेगी? खपत में कमी करनी पड़ेगी। क्लियर? तो इस तरीके से भी आप बना सकते हैं 100 से। आई होप दोनों तरीके आपको क्लियर हो गए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या है। यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर 17 लिखा है कि 5 वर्ष पहले बाली और गीता की आयु का अनुपात 3:4 के अनुपात में था। ठीक है, 10 वर्ष बाद उनकी आयु का जो अनुपात है वो 6:7 होगा। उनकी वर्तमान आयु में अंतर क्या है ये आपको बताना है। देखिए सबसे पहले आप लिखिए कि 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं किसकी? तो देखिए यहाँ पर बात कर रहे हैं बाली और गीता। बाली के लिए बी और गीता के लिए जी की आयु का जो अनुपात था बेटा वो कितना था? तो आप कहेंगे सर 3:4 था। 5 वर्ष पहले था। ठीक है, अब इन्होंने बोला कब का? तो इन्होंने बोला है कि 10 वर्ष बाद। तो 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद जो बाली और गीता हैं उनकी आयु का अनुपात कितना होगा? तो 6:7 होगा। अब आपको कुछ कुछ याद आ रहा होगा कि हमने क्या बताया था कि दो व्यक्तियों की आयु के बीच में बेटा अंतर हमेशा कैसा रहता है? समान रहता है। तो अब आप बताइए 5 वर्ष पहले इनकी आयु के बीच में अंतर कितने का? तो आप कहेंगे सर 1 यूनिट का। और यहाँ भी अंतर कितने का? 1 का। तो देखिए आप दोनों जगह 1-1 यूनिट का अंतर आया कि नहीं? 3 और 4 में 1 का अंतर, 6 और 7 में 1 का अंतर। और आपको ये भी हमने बताया कि 5 साल पहले की अगर किसी व्यक्ति की आयु दी है और 10 वर्ष बाद की उनकी आयु दी है, तो किसी व्यक्ति की 5 साल पहले की आयु और 10 साल बाद की आयु के बीच में हमेशा 15 साल का अंतर होता है। कैसे होता है? तो ये पहले वाले और इस बाद वाले को जोड़ देते हैं, तो इनके बीच में जो आयु का अंतर आएगा, मतलब बाली की आयु का, उसकी जो 10 साल पहले की आयु थी बाली की, सॉरी 5 साल पहले की, बाली की 5 साल पहले की जो आयु थी बेटा और 10 साल बाद की जो आयु थी बाली की स्वयं की, उनके बीच में कितने का अंतर होगा? 15 साल का अंतर होगा। तो अब आप देखिए यहाँ पर तो अंतर समान है दोनों व्यक्तियों में। तो बाली 5 साल पहले 3 का था और 10 साल बाद कितने का हो जाएगा? 6 का। तो कितने यूनिट का अंतर? तो आप पाएंगे 3 का। इसी प्रकार गीता 5 साल पहले 4 की थी और 10 साल बाद कितनी हो जाएगी? 7 की। तो कितने का अंतर? 3 का। तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच में, मतलब बाली की आयु का खुद से अंतर कितने का है? 3 का। तो ये जो 3 का अंतर है वो कितने के बराबर होगा? 15 साल के बराबर। किसके बराबर होगा? 15 साल के बराबर। यहां से बेटा आप क्या निकाल लीजिए? 1 यूनिट की वैल्यू। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 साल आ जाएगी। अब आपने 1 यूनिट की वैल्यू बेटा निकाल ली, तो आपसे पूछा क्या गया है? उनकी वर्तमान आयु में अंतर बताइए। तो आपको ये चीज पता है कि दो व्यक्ति की आयु के बीच में अंतर हमेशा समान होता है। तो अगर 5 साल पहले उनकी आयु के बीच में अंतर की बात करें तो कितने यूनिट था? 1 यूनिट। तो इस यूनिट की वैल्यू अगर हम निकाल लेंगे तो अंतर तो हमेशा समान रहेगा। या हम बात करें कि 10 साल बाद उनकी आयु के बीच में अंतर कितना है? तो 1 यूनिट का। तो फाइनली हमें ये पता है कि दो व्यक्तियों की आयु के बीच में अंतर समान रहता है। तो वर्तमान क्या निकालना है? आप 10 साल पहले का निकाल लीजिए या आप 10 साल बाद का निकाल लीजिए, 5 साल पहले का निकाल लीजिए, अंतर तो हमेशा समान रहेगा। तो देखिए ये 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई कि नहीं? यही बेटा हमारा क्या है? आंसर है। यही क्या हमारा आंसर है, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू तो निकालनी है। तो किस ऑप्शन में दिया बेटा आपको? 5। तो ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी क्या हो गया बेटा? आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।